अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गड़ाहनी नाम का एक छोटा सा गांव है जिसके करीब जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है। इसके करीब नदी बहती है और ये नदी साउथ वेस्ट की तरफ 15 मील के फासले पर एक दूसरी नदी से मिल जाती है। इसके विशाल हिस्से में एक और छोटा सा गांव है जहां बहुत कम आबादी पाई जाती है। लोग ज़्यादातर झोपड़ियों में रहते हैं या फिर पत्थरों के मकान बना करके। नदी के नॉर्थ में लगभग 12 मील के फासले पर एक और नदी मिल जाती है। इन तीनों को पहाड़ों ने घेरे में ले रखा है और जहाँ पर वो जंगल है, इस जंगल में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या हाथियों की होती है। पूरन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उम्र 18 साल के लगभग थी। बहुत तेज़ तर्रार और ज़हीन था और जंगल में दूर दूर तक निकल जाता। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते, लेकिन वो अपनी मस्ती में गुम सैर को निकल जाता। उसका घर भी नदी के नॉर्थ में बसे गांव में था। उस दिन भी पूरन जंगल में काफ़ी दूर तक निकल आया, लेकिन जब वापस जाने लगा तो रास्ता भटक गया। बहुत परेशान हुआ, लेकिन परेशानी से क्या होता था। उसने हिम्मत रखी और अंदाजे से चलता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते हिम्मत जवाब देने लगी। रास्ता नहीं मिला। भला मीलों तक फैले जंगल में रास्ता ढूंढना इतना आसान कहाँ हो सकता है। गांव तो नहीं, लेकिन पहाड़ों के करीब नदी नजर आ गई। प्यास चमक उठी। जल्दी से बढ़कर पानी पिया। पानी पीते पीते उसको अजीब सा एहसास हुआ। इस एहसास के तहत उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर बाद उसकी चीखें आसपास को हिला गईं, लेकिन वहाँ कौन मदद करने वाला था। खून से लथपथ लाश वहीं पड़ी रही और रात छा गई। पूरन के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन वो वापस नहीं आया था। आखिरकार पूरन का बाप कुछ आदमियों को साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। उनके हाथों में डंडे और लालटेन थे। वो जंगल में बहुत आगे तक गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आखिरकार पूरन की तलाश का काम सुबह पर रखा गया और वो वापस हो लिए। सारा गांव मीठी नींद की आगोश में था, लेकिन पूरन के बदनसीब माँ बाप को भला नींद कहाँ आ सकती थी। इकलौता जवान बेटा घर से गायब था और ऐसे इलाके में जहाँ मौत का ज़रा भी पता न चले कि कब दबे पांव आ जाए। सुबह सवेरे पूरन का बाप कुछ आदमियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। अनजाने तौर पर उनका डायरेक्शन उसी नदी की तरफ हो गया और फिर उन्हें वहाँ पूरन की खून से लथपथ लाश नजर आ गई। पूरन का बाप सदमे से वहीं ठह गया। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसे और पूरन की लाश को वापस गांव में ले आए। पूरन की माँ आधी पागल हो गई। बाप बिल्कुल खामोश होकर रह गया, लेकिन कोई क्या कर सकता था। सबको उनका दुख था, लेकिन उनके बस में इस दुख की कोई दवा नहीं थी। वक्त कुछ दिन और आगे गुजरा। सुकून रहा, लेकिन दो लोग फिर उसी मौत का शिकार हो गए। उनकी भी खून से लथपथ लेकिन सही सलामत लाशें गांव में ले आई गईं। कोई उनकी मौत की वजह मालूम नहीं कर सका। लोगों के दिलों में डर बस गया, लेकिन जब कुछ दिन सुकून रहा तो फिर वही पुरानी रूटीन लौट आई। लोग बेधड़क होकर जंगल की तरफ जाने लगे और रोज़मर्रा के काम करने लगे। एक दिन गांव का हकीम एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हुआ। सारा दिन ढूंढ कर वो बूटी शाम से कुछ देर पहले ही उसे मिली। वो बूटी लेकर वापस आने ही वाला था कि एक तेज़ चिंगाड़ ने उसका दिल दहला दिया। उसे लगा कि कोई हाथी करीब ही है। वो जल्दी से भागकर करीबी पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान की ओट से उस तरफ देखने लगा जिस तरफ हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद बांसों के टूटने की आवाज़ आई और फिर एक बेहद लंबा चौड़ा हाथी सामने आ गया। इतना बड़ा हाथी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। हाथी बहुत गुस्से में लग रहा था। सूंड को लगातार दाएं बाएं घुमा रहा था। कभी इधर दौड़ता तो कभी उधर।
हकीम का दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। अगर वो ठीक वक्त पर अक्लमंदी से काम न लेकर उस पहाड़ी पर आकर नहीं छिपता तो अब तक हाथी उसका कीमा कर चुका होता। कई बांसों के पौधों को उसने गुस्से से उखाड़ कर फेंका था। जो चीज़ भी सामने आती उसे तहस नहस करता चला जाता। उसकी जोरदार चिंगाड़ें आसपास को लर्जा रही थीं। ज़रूर ये हाथी पागल हो चुका है और हो न हो जंगल में होने वाली मौतों का यही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कोई और जानवर इंसानों को मौत के घाट उतारता तो ज़रूर उसका गोश्त खाता और खून भी चाटता। लेकिन हाथी सिर्फ जानदार को हलाक करने पर ही बस करता है। उस हकीम ने सोचा। वो रात उसने किसी न किसी तरह डरते डरते गुजार दी और सुबह का उजाला फैलते ही वो वापस दौड़ा आया। रास्ते में वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं हाथी कहीं से आ न जाए, लेकिन खैर हुई। वो खैरियत से गांव में पहुंच गया और उसने सबको हाथी के पागल होने की खबर दी। गांव के लोगों ने बगैर किसी दलील के उसकी बात को सच मान लिया, क्योंकि वो सैकड़ों मील फैला हुआ जंगल जो हर किस्म के जानवरों से भरा पड़ा था, उसमें किसी जानवर का पागल होना आम सी बात थी। वो लोग खामोश हो गए और वो कर भी क्या सकते थे। वो 19वीं सदी 19वीं शताब्दी का दौर था और वो गांव बिल्कुल जंगल के किनारे होने की वजह से शहरी सुविधाओं से अनजान था। हाँ, ये हुआ कि लोगों ने जंगल में बहुत दूर तक जाना छोड़ दिया। उनके पास बंदूक वगैरह भी नहीं थी, बस कुछ एक हथियार थे जो लोकल में तैयार किए गए थे। ऐसे में गांव वाले पागल हाथी से मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गए। कुछ अरसा सुकून से गुजरा। फिर एक दिन एक मियाँ बीवी इस गांव में आए। वो दोनों बहुत अमीर कबीर लग रहे थे। उनके पास एक कार भी थी जिसे एक आदमी ड्राइव कर रहा था, जो ज़रूर उनका ड्राइवर था। वो लोग जंगल में जाना चाहते थे। उस आदमी को शिकार का बहुत शौक था और उसकी बीवी भी एडवेंचर को पसंद करती थी, इसलिए वो यहाँ आने पर तैयार हुई थी। जंगल में वो दोनों एक लोकल आदमी के साथ जाते। ड्राइवर वहीं गांव में ठहर कर उनका इंतज़ार करता। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो हर हाल में जंगल में जाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में होने वाली मौतों के बारे में भी बताया और उस हाथी के बारे में भी बताया कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन उनका कहना था कि पहले तो हो सकता है कि वो हाथी किसी और तरफ चला गया हो, और दूसरा अगर हाथी मौजूद भी हुआ तो उनके पास हथियार वगैरह थे और वो अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त करके आए हैं। वो नहीं जानते थे कि जब मौत आती है तो सारी तरकीबें और हिफाजती इंतज़ाम धरे के धरे रह जाते हैं। बहरहाल गांव वाले खामोश हो गए। वो लोग एक रात गांव में ठहर कर और अपने ड्राइवर को गांव में ठहराने के बाद ठीक ठाक रकम पर एक लोकल आदमी को भी साथ ले गए। पहले तो वो आदमी किसी भी हाल में साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसे अच्छे पैसों की पेशकश की तो वो तैयार हो गया। दौलत किसे बुरी लगती है। इसी दौलत की खातिर तो लोग मौत के कुएं में छलांग लगाने से भी बाज नहीं आते। मर गए तो ठीक, बच जाने की सूरत में जिंदगी भर के ऐश। सुबह सवेरे वो लोग रवाना हो गए। उनके पास हथियार के अलावा खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम था। इसके अलावा हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ें भी थीं, लेकिन वो सामान इतना भी नहीं था कि उन्हें उठाकर चलने में परेशानी हो। सारा दिन चलने के बाद शाम से पहले ही उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया। टेंट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी सुबह को उन्हें यहाँ नहीं ठहरना था। शिकार तो सिर्फ बहाना था। सच्चाई में वो लोग इस मुश्किलों से भरे जंगल में घूमने आए थे। वो औरत तो बहुत ज़्यादा जोश में थी। उसे जंगल की ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन शायद उसने जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में नहीं सोचा कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं और रंग में भंग डाल सकते हैं। बहरहाल खाने के बाद वो लोग लेट गए और जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। रात के किसी पहर उस लोकल आदमी जिसे वो गाइड के तौर पर अपने साथ ले आए थे,
उसको टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो वो उस जगह से थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में चला गया। चाँद पूरी तरह से निकला हुआ था, इसलिए नज़दीक नज़दीक का मंज़र काफ़ी हद तक साफ था। अभी वो फ्री हुआ ही था कि उसने एक तेज़ चिंगाड़ की आवाज़ सुनी, तो वो लरज़ गया। आवाज़ उसी तरफ से आई थी जहाँ वो मियाँ बीवी सोए थे। फिर अजीब उठा-पटक की आवाज़ें आने लगीं, साथ ही इंसानी लरज़ती चीखों की भी, जो उन्हीं मियाँ बीवी की थी। उसने डरते-डरते पेड़ की आड़ से झाँक कर देखा और उसकी आंखें फटने के करीब हो गईं। एक मजबूत, बड़ा, लंबा-चौड़ा हाथी बहुत गुस्से में उन मियाँ बीवी को उठा-उठा कर पटक रहा था। उन मियाँ बीवी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। साथ ही हाथी की डरावनी चिंगाड़ें भी दिल दहलाए दे रही थीं। वो आदमी उन मियाँ बीवी के लिए तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता था। हाथी उससे बहुत दूर नहीं था और किसी वक्त भी इधर आकर उसका हाल भी उन दोनों जैसा कर सकता था। इसलिए उसने वहाँ से दौड़ लगा दी। कांटे भरी झाड़ियों से उलझता गिरता पड़ता वो सुबह होने तक किसी न किसी तरह अपने गांव पहुँच गया। गांव वाले उसे इतनी परेशानी में भागते आते देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने उस पर सवालों की बौछार कर दी और उन मियाँ बीवी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि कुछ नहीं बोल पाया और गिरकर बेहोश हो गया। गांव वालों को यकीन हो गया कि ज़रूर कोई बड़ी बात है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। सबसे ज़्यादा परेशानी उस ड्राइवर को थी। कुछ घंटों बाद वो होश में आया और उसने लोगों को सब कुछ बता दिया, हाथी के आने से खुद का टॉयलेट के लिए जाने तक, और फिर उन मियाँ बीवी की खून से लथपथ लाशें देखने के बाद वहाँ से भागने तक। सब लोग सन्न रह गए थे और सबसे ज़्यादा बुरी हालत उस ड्राइवर की थी जो उन मियाँ बीवी के साथ आया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब कुछ देर बाद सब सदमे की हालत से निकले तो उनकी लाशों की फिक्र हुई। ड्राइवर अभी जंगल में जाने और लाशों को लाने की जिद कर रहा था, लेकिन गांव वाले कश्मकश में थे और जंगल में जाने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी की फिक्र थी। लेकिन जब ड्राइवर ने जिद की और कहा कि उसके पास हाई क्वालिटी की बंदूक है जो हाथी को पलक झपकते में मार सकती है, लोग जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मजबूर हो गए। कुछ न कुछ इंसानियत तो बहरहाल उनमें थी। वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो आदमी जिसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो भी साथ था, उन सबको जगह दिखाने के लिए, लेकिन डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दोपहर को वो वहाँ पहुँचे। वहाँ अजीब अफरा तफरी थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कई पौधे और छोटे पेड़ जड़ों से उखड़े पड़े थे और उनके साथ ही दोनों मियाँ बीवी की कुचली हुई खून से लथपथ लाशें भी। दूसरी रात आसमान काले घंघोर घटाओं से अटा हुआ था। बादल इतने जोर से गरज रहे थे कि दिल उछलकर हलक में आ रहा था। बिजली की कड़क और उसके साथ ही तेज़ हवाओं का शोर भी माहौल को बहुत खौफनाक बना रहे थे। सारे गांव वाले घरों में दुबके पड़े थे। तेज़ हवाएं जब जंगल में लगे पेड़ों से टकराती तो भयानक सा शोर पैदा होता। सब लोग लेटे तो हुए थे, लेकिन इस खतरनाक मौसम में भला नींद किसे आती। फिर बारिश शुरू हो गई तो बारिश और हवाओं के शोर ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। ऐसे में राजेश को कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने इसको अपना वहम समझा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। उसने माँ बाप की तरफ देखा। वो बादलों के टलने की दुआ करते करते न जाने कब का सो गए थे। आवाज़ फिर आई और इस बार ज़रा और साफ सुनाई दी। ये उसकी लाडली बकरी की आवाज़ थी जो मिनमिनाए जा रही थी। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। राजेश बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बारिश की तेज़ बौछार ने उसे एक लम्हे में भिगो दिया। सर्दी की लहर ने उसके वजूद में फिरीरी दौड़ा दी। बकरी घर से बाहर बंधी हुई थी, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और घर से बाहर आ गया। बकरी को देखा, वो अब आराम से खड़ी थी और कोई असाधारण बात नहीं थी। वो बहुत हैरान हुआ। शायद मौसम की वजह से वो बेचैन होती हो।
राजेश ये सोचते हुए वापस पलटा और फिर डर से अपनी जगह पर जम गया। फिर कुछ मिनट बाद उसकी चीखों ने पूरे गांव को घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जब सब लोग उस जगह पहुंचे तो राजेश आखिरी सांस ले रहा था। डर उसकी आंखों में जम चुका था। वो कुछ बताने की कोशिश में मौत की आगोश में जा सोया। लोगों ने उसे भी हाथी की कारस्तानी करार दिया। अब तो सब लोगों को बहुत फिक्र हुई। ये खबर किसी तरह शहर पहुंचाई गई और हुकूमत ने इसका नोटिस ले लिया और एक माहिर शिकारी को इस इलाके की तरफ भेज दिया। कुछ दिन की लगातार कोशिशों के बाद उस शिकारी ने हाथी को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर उसकी अपनी भी खून से लथपथ लाश जंगल में पाई गई, हाथी के मुर्दा शरीर से कुछ फासले पर। लोगों ने यही समझा कि जब हाथी को गोली लगी तो वो गुस्से में आ गया होगा और किसी तरह शिकारी को हलाक करने के बाद खुद भी मर गया होगा। बहरहाल लोग बहुत खुश हुए कि आदमखोर हाथी से छुटकारा मिल गया। वो मुर्दा लोगों को खाता तो नहीं था, लेकिन उनको मौत के मुंह में तो पहुंचाता था। पूरा महीना खैरियत से गुजर गया। लोगों का डर भी कम होते होते ख़त्म हो गया और वो बेधड़क जंगल की तरफ जाने लगे। उनकी और उनके पालतू जानवरों की ज़िंदगी का दारोमदार ही जंगल पर था। 1 महीने बाद इन मौतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। गांव के 3 लोग फिर मौत की भेंट चढ़ गए। उनका हाल भी पहले जैसे लोगों जैसा हुआ था। सब लोगों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो ये मानने को किसी तरह तैयार नहीं थे कि ये किसी जानवर का काम हो सकता है। इसे किसी और ही चीज़ की कारस्तानी करार देने लगे। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लोग जंगल में जाना पूरी तरह से छोड़ चुके थे। उन सब में डर फैल चुका था, सिवाय इसके कि वो जंगल में जाना छोड़ दें, और कोई चारा उनके पास नहीं था। लेकिन कब तक? वो जंगल से कब तक दूर रहते? कभी कभार कोई बहुत ज़रूरत के तहत जंगल चला जाता और कोई खुशनसीब ही वापस आ पाता। कुछ दिन बाद इस इलाके में एक फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात होकर आया। वो बहुत खूबसूरत और बहादुर नौजवान था। हंसमुख और नरम लहजे की वजह से वो गांव वालों की आंखों का तारा बन गया। उसका ठिकाना उसी गांव में था, क्योंकि जंगल के पास मौजूद डाक बंगला इस पोजीशन में नहीं था कि उसमें कोई रहता। ज़रा सी बारिश या तेज़ हवा उसे आसानी से गिरा सकती थी, इसलिए वो गांव में ही एक मकान में ठहर गया, जहां एक बूढ़ा पहले से ही रहता था। उस ऑफिसर का नाम राजकुमार था। सब उसे राज साहब कहकर पुकारते थे। उसे भी गांव के लोगों की जंगल में होने वाली मौतों का पता चल गया था, बल्कि उसे यहाँ तैनात भी इसीलिए किया गया था कि वो पता लगाए कि ये मौतें किस कारण हो रही हैं। पागल हाथी का किस्सा भी उसे पता था, इसलिए वो पूरी तरह इस बात की खोज लगाने के लिए तत्पर था। उसकी एक पक्की आदत थी कि वो हर रोज़ डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखता था, और इसमें कभी नागा नहीं आया था। वो डायरी हर वक्त उसकी कोट की जेब में रहा करती थी। उसके साथ एक आदमी भी आया था जो उसके सारे काम किया करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक के सारे काम। वो भी अच्छा खासा फुर्तीला आदमी था। अधेड़ उम्र था, लेकिन बहुत ज़्यादा निडर और दिलेर। वो दिन भी रोज़ की तरह शुरू हुआ था। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे जब राजकुमार ने जंगल में जाने का कहकर उन सबको डरा दिया। वो उसे किसी भी हालत में जंगल में जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन राज ने सबको ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर वो जंगल में नहीं जाएगा तो फिर इस चीज़ का सुराग कौन लगाएगा। गांव वाले राज के लिए बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि उन्हें उस हंसमुख नौजवान से लगाव हो गया था और वो उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। वो अधेड़ उम्र आदमी जिसका नाम दयाल था, वो भी उसके साथ था। वो हर तरह के सामान से लैस थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें जंगल में कितने दिन लगेंगे। राज हर हाल में पता लगाकर वापस आना चाहता था और दयाल हर कदम पर उसके साथ था। 2 दिन के सफ़र के बाद वो जंगल के अच्छे खासे अंदरूनी हिस्से में आ गए थे। उस रात भी खाना खाने के बाद वो दोनों लेट गए। कुछ देर तो इधर उधर की बातें होती रहीं।
फिर दोनों सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास से राज की आंख खुली और फिर वो अपनी जगह जम सा गया। सुबह के वक्त जब दयाल उठा तो राज अपनी जगह पर नहीं था। उसने समझा कि वो किसी ज़रूरत के तहत ही उठ कर गया होगा, लेकिन फिर बहुत देर हो गई। राज वापस नहीं आया तो उससे परेशानी ने घेर लिया। वो अपनी जगह से उठा और राज को तलाश करने लगा। साथ साथ वो उसे आवाज़ें भी देता जा रहा था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। दिन गुजरता गया और वो राज को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था। फिर रात भी गुजर गई, दूसरा दिन भी, लेकिन राज का हल्का सा निशान भी नहीं मिला। आखिरकार वो मायूस और दुखी दिल से वापस गांव लौट आया। सारी सिचुएशन जानने के बाद गांव वाले भी काफ़ी दुखी हो गए। उन्हें राज से ख़ास तौर पर लगाव था और राज के रहस्यमयी तौर पर गायब हो जाने ने उन्हें दुखी कर दिया था। पहले तो उन्होंने सोचा कि राज भी उसी रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया है, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने इस ख्याल को नकार दिया कि अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं तो लाश का नामो निशान मिलता। आखिर गांव वालों ने सोचा कि वो सब मिल कर जाएंगे और राज को तलाश करेंगे। दूसरे दिन वो सब मिलकर जंगल गए। सारा दिन जंगल की खाक छानने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस लौट आए। दयाल दुखी सा शहर वापस चला गया। उसे उच्च अधिकारियों को इस घटना की खबर भी देनी थी। वो हैरान सा उस लड़की की तरफ देख रहा था जो चेहरे से तो बहुत भयानक थी, लेकिन उसका शरीर आकर्षक, सुडौल और खूबसूरत था। लेकिन राज को उसके शरीर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हैरान नज़रों से उसके भयानक चेहरे को देखे जा रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे जलने के बाद चेहरे की खाल पूरी तरह से उतर गई हो और फिर नई खाल पैदा ना हो पाई हो। लेकिन उसके होंठ इतने लाल थे कि यूं लग रहा था जैसे वो अभी खून को मुंह लगा कर आई हो और वो खून अभी उसके होठों से टपक पड़े। उसकी खौफनाक आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो प्यार भरी नज़रों से राज को तके जा रही थी। राज जब पूरी तरह से होश में लौटा तो जल्दी से उठकर बैठ गया। तुम 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 कौन हो? मुझे कहाँ लेकर आई हो? राज ने हकलाते हुए पूछा। लड़की के लाल होठों पर एक मुस्कुराहट आई जिसने उसके चेहरे को और भयानक बना दिया। मैं जो भी हूँ उसे छोड़ो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैंने कभी किसी आदमी पर तरस नहीं खाया, मैंने कभी किसी आदमजात पर तरस नहीं खाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकी क्योंकि तुम्हारी प्यारी शक्ल देखकर मुझे ना जाने क्यों तुम्हें मारते हुए अफसोस होने लगा और फिर मैं तुम्हें मारने के बजाय अपने ठिकाने पर ले आई, जो मेरा टेम्पररी ठिकाना है। अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। हर वक्त तुम्हें अपने साथ रखूंगी, यहाँ तक कि उस वक्त भी जब मैं अपने भविष्य के ठिकाने पर चली जाऊंगी। अब तुम मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। ये कहकर उस लड़की ने राज की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर और दहशत की लहर साफ महसूस की जा सकती थी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे करीब मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। राज को उसका चेहरा देखकर घिन आ रही थी। कुछ देर तो वो राज की तरफ गुस्सैली नज़रों से देखती रही, फिर वहाँ से उठकर चली गई। वो एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें दिन की रोशनी साफ तौर पर आ रही थी। राज ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, फिर दीवार से टेक लगाई। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म की तरह महसूस हो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो गुफा में अकेला है। इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था यहाँ से भागने का। वो जल्दी से उठा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन ये देखकर उसकी मायूसी हद को पहुँच गई कि वो लड़की गुफा के बाहर खड़ी थी और किसी अनदेखे पॉइंट की तरफ नज़र जमाए खड़ी थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो वही भयानक चेहरे वाली लड़की है। पीछे से देखने पर वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल,
कमर तक आ रहे थे। उसका सफ़ेद ड्रेस हवा से फड़फड़ा रहा था। वो हाथ बांधे सामने मीलों फैले घने जंगल पर नजरें जमाए खड़ी थी। एक लम्हे को तो राज भी कंफ्यूज हो गया कि ये वही लड़की है या कोई और। अचानक उस लड़की ने गर्दन घुमाकर राज की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो 100% वही थी। राज हारे कदमों से गुफा में वापस लौट आया। फिर उसे डायरी का ख्याल आया। उसने पॉकेट से डायरी निकाली और अब तक पेश आने वाली सारी घटनाएं उसमें लिखने लगा। इसके बाद वो लेट गया और आगे आने वाली घटनाओं पर गौर करने लगा। उसे ये लड़की समझ नहीं आ रही थी कि वो उससे क्या चाहती है। अगर वो उससे कोई गलत संबंध स्थापित करना चाहती है तो वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि वो कोई सुपरनेचुरल चीज़ है और मैं एक इंसान, मैं उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। बहरहाल जो भी था, राज को पूरे होश हवास में रहकर इस सिचुएशन को काबू करना था। दयाल ने वापस जाकर उच्च अधिकारियों को इस घटना की खबर दी थी, जिसके नतीजे में एक टीम बनाई गई जिसके ज़रिए राज को तलाश किया जाना था। वो टीम कई एक हफ्ता तक जंगलों में फिरती रही, लेकिन राज को ना मिलना था, ना वो मिला। वो लोग मायूस होकर लौट आए और रिपोर्ट पेश कर दी। अब क्या हो सकता था, उच्च अधिकारियों ने भी मायूस होकर चुप साध ली। गांव वाले कई दिनों तक दुखी रहे, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होते चले गए। एक हैरानी वाली बात ये हुई कि जब से राज गायब हुआ था उस दिन से कोई मौत नहीं हुई थी। पूरा महीना होने वाला था, इसलिए झिझकते हुए ही सही, लेकिन गांव वालों ने फिर जंगल में जाना शुरू कर दिया। बहुत दिन हो गए लेकिन कुछ ना हुआ। गांव वालों की झिझक खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो जंगल में काफ़ी आगे तक जाने लगे। उन्हें यही लग रहा था कि जो भी इन मौत का जिम्मेदार था, ज़रूर राज ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया होगा और बदकिस्मती से खुद भी मौत के मुंह में चला गया होगा। इन्हीं दिनों गांव का एक आदमी जंगल में बहुत आगे तक चला गया। अपना काम ख़त्म करके जब वो वापस लौट रहा था, उसकी नज़र एक ब्राउन जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। उसने जल्दी से वो उठा ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस डायरी को पहले भी कहीं देख चुका हो। बहरहाल वो गांव आया, उसने सबको वो डायरी दिखाई तो सबने कंफर्म कर दिया कि ये राज साहब की डायरी है। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्हें राज की मौत का यकीन हो गया, क्योंकि वो डायरी हर वक्त हर हालत में उसके साथ होती थी। अब उसका जंगल में यूं मिलना किसी और ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। बहरहाल दूसरे दिन उन्होंने वो डायरी अथॉरिटीज़ के पास भिजवा दी। इस डायरी को पढ़ने के बाद एक बिल्कुल नई सिचुएशन सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सारी सच्चाई बताने के बाद लिखा, सितंबर, मैं नहीं जानता कि ये लड़की मुझसे क्या चाहती है। मुझे न दिन का पता है न रात का, बस अंदाजे से तारीख लिखी है, क्योंकि जिस रात ये रहस्यमयी लड़की मुझे अपने साथ लाई थी उस वक्त 2 सितंबर थी। अब मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि आज क्या तारीख है। हाँ, इतना मुझे यकीन है कि ये सितंबर का ही महीना है। मैं सख्त उलझन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। इस लड़की के चेहरे की तरफ देखकर डर और घिन महसूस होती है, लेकिन इसका जिस्म इतना खूबसूरत है कि बंदा जमा सा उसे तकता ही रहे। पहले दिन उसने मुझसे फरमाइश की कि मैं उसे प्यार करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वो मायूस और गुस्से में उठकर चली गई। अब वो हर रोज़ मुझे मजबूर करती है, लेकिन मेरे इनकार के बावजूद वो मुझको कुछ नहीं कहती। ना जाने क्या बात है। अक्टूबर, मुझे यकीन है कि मुझे इस कैद में महीना गुजर चुका है। वैसे देखा जाए तो ये सदियां महसूस होती हैं। मैं हर रोज़ की घटनाएं डायरी में लिख नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन एक बात जो मुझे अचानक ही मालूम हुई कि गांव या जंगल में होने वाली सारी रहस्यमयी मौतें इसी रहस्यमयी लड़की ने ही की हैं। लेकिन जब से उसने मुझे कैद किया है, उसने कत्ल करना छोड़ दिया है। ये बात उसने खुद मुझे बताई है, और ये भी
कि वो इस इंसानी दुनिया में रहते रहते थक चुकी है। अब ये वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती है, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि मुझे भी साथ लेकर। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन चुप हूँ। फिर कुछ खाली पन्ने थे। उसके बाद फिर लिखा था, मैं इस लड़की से बहुत मिन्नतें कर चुका हूँ कि वो मुझे वापस इंसानी दुनिया में जाने दे, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि वो मेरे बिना अब नहीं रह सकती। आजकल में वो अपनी दुनिया में चली जाएगी, मुझे साथ लेकर। मैं आने वाले वक्त से डरा हुआ हूँ कि न जाने मेरा अंजाम क्या हो। मैं अब कभी अपनी दुनिया में जा सकूँगा या नहीं, पता नहीं। मुझे दोबारा इंसानों को देखना नसीब होता है कि नहीं। आह, भगवान ने कितनी कठिनाइयों में डाल दिया है। मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वो मुझे हर हाल में लेकर जाएगी। अपने डिपार्टमेंट का सबसे दिलेर और ज़हीन ऑफिसर इस रहस्यमयी लड़की के आगे बेबस है। इसके बाद डायरी पूरी तरह से खाली थी। न जाने राजकुमार पर क्या बीती। क्या वो लड़की उसे अपने साथ ले गई कि नहीं? अगर ना लेकर जाती तो कभी न कभी किसी न किसी तरह से राज की कुछ तो खबर आती। और फिर ये डायरी ना जाने किस तरह जंगल में गिरी। आगे की ऊपर वाला जाने। इतना ज़रूर हुआ कि जंगल में होने वाली उन रहस्यमयी मौतों का सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।